एक भागीदार स्टोरी इन हिंदी अजाज रही। 31वीं मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए आशंकाओं की असंख्य चींटियां आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़हन में अपने नन्हे मुन्ने पंजे गरोड़ती चली आ रही थीं। अब क्या होगा? ये सवाल भूत की तरह उसके स्नायुओं पर सवार होकर उसके तने हुए कंधों को निरंतर नीचे धकेल रहा था। कदम कदम तय होती सीढ़ियों के साथ उसके अंदर से कोई चीज टूट टूट कर चारों तरफ बिखरती जा रही थी। पीला मटियाला धुआं उसकी गहरी नीली आंखों के गिर्द दायरा तंग करता जा रहा था। कभी कभी ऊपर उठते हुए कदम आने वाले अपरिचित अजीहे लम्हों की आशंकाओं में उलझकर रुक जाते, मगर फिर अनदेखे लम्हे की ख्वाहिश उसके अंदर से फिसलती हुई उसके रुकते कदमों को आगे बढ़ाने लगती। लेकिन फिर वही, अब क्या होगा? और अब क्या होगा कि जद में आने वाली यकीन की सारी रस्सियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं। उसने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर जब पीछे देखा तो दूर नीचे घोर अंधेरा भय की पालथी मारे उसे घूर रहा था। सामने दरवाजा बंद था, पीछे गहरा घुप अंधेरा, सामने बंद दरवाजा। बड़बड़ाया। सोच की चिड़िया दुख के कंकरों से उसके एहसास को जख्मी करने लगी। उसने ख्वाहिश के पबिंजरे में बंद सारे कबूतर उड़ा दिए कि पीछे गहरा घुप अंधेरा और सामने बंद दरवाजे ने उसकी पों में दौड़ती जिज्ञासा की रगें काट दी थी। और अब वह गहरे घुप अंधेरे की तरह ठहराव के उन लम्हों से गुजर रहा था जहां सोच के सारे रंग सियाह हो चुके थे और रोशनी की सारी लहरें दम तोड़ रही थीं। अजरा की बैकफन लाश मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी थी। उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को गिद्धों ने नोच लिया था, जहां से ताजा ताजा लहू बहकर जमीन के सीने को सैराब कर रहा था। हर दरवाजे के सामने अजरा की लाश पड़ी थी और उसके जिस्मों से बहने वाले लहू ने पद्मा को सुर्ख कर दिया था। और जब सुर्ख पद्मा में सैलाब आया तो हमारा सब कुछ बह गया। अन्ना से बहादुरी के इतिहास के पृष्ठ तक। बूढ़े फौजी की आंखों के अनुभव की कुठाली से एक एक शब्द लोहार के हथौड़े की तरह एक नियमितता के साथ उसकी जड़ होती अनुभूतियों पर चोटें लगा रहा था। फिर क्या अजरा बेकब्रो कफन और गिद्धों के नोचने का खेल बनी रहेगी? उसकी टांगों में लहू की सलाखें मोम की तरह पिघलने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया और वहीं बैठ गया। उसने दरवाजे में रुककर हाल का जायजा लिया। उसको सब चेहरे परिचित नजर आए, किसी एक चेहरे में भी अपरिचय या घृणा के भाव दिखाई न दिए। आज तो सभी एक दूसरे का हिस्सा दिखाई दे रहे थे। वेलकम एल्यूस, बूढ़े फौजी ने हॉल के मध्य से नारा लगाया। 3 चीयर्स फॉर एल्यूस, एल्यूस द ग्रेट, हीरो ऑफ द डे। पूरे हॉल में एक शोर सा मच गया। वह नाभि तक फिक्र की दलदलों में धंसा हुआ हौले हौले चलता लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। दी ग्रेट सुपरमैन। हमेशा की तरह जफर ने हाँक लगाई और पहले के खिलाफ सारा हॉल दी ब्लैक सुपरमैन की ताल पर झूमने लगा। उसे यूं लग रहा था जैसे एक अनजानी खुशी हर एक के रंग व रेशे में दाखिल हो गई है। लेकिन वह क्यों अजनबियत महसूस कर रहा था? उसे ये सब अजीब अजीब सा क्यों लग रहा था? उसे ये सब शमशान के गिर्द नृत्य करते प्रेत लग रहे थे। वह अधखुली आंखों के साथ क्षण क्षण गुम होते दृश्यों की कड़ियां जोड़ने लगा। लेकिन बर्फ पर स्केटिंग करती सुंदरियों की तरह हर दृश्य उसकी पकड़ से फिसलता रहा और गलीज गलियों से फूटने वाली सीलन आमेज अंधकार के सिवा उसके सामने कुछ न था। दी ग्रेट सुपरमैन अनदेखा भय क्षणों के आहत बदन पर सवार उसके चारों तरफ जाल बुनता रहा। उसने उस जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म के साथ बंधा हुआ आशंकाओं का भारी पत्थर उसे लगातार नीचे लिए जा रहा था। दी ग्रेट सुपरमैन। अचानक उसे सारा जिस्म लरजता हुआ महसूस हुआ। त्रासदपूर्ण क्षणों की सरसराहट उसके चिंतन के दरीचों पर खौफनाक पलों का इतिहास लिख रही थी। जलजला। वह बड़बड़ाया और उसने लोगों के जहन के बंद दरवाजों पर आवाज देनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज अपने ही होंठों के घेरे तोड़ न सकी। जलजला। उसने चीखने की कोशिश की,
लेकिन ठाठे मारते हुए समुद्र के शोर में उसकी आवाज एक कंकरी की तरह जा सोई। खामोश, वो पूरी ताकत से चीखा। उस पूरा हॉल एकदम चुपके तालाब में उतर गया और तमाम विस्मित पथरीली आंखें उसके चेहरे पर जम गईं। जलजला, लरजती आवाज में उसने एक एक चेहरे को घूरते हुए कहा। जलजला। एक साथ कई आवाजें एक दूसरे के चेहरे पर हैरत की लकीरें खींचने लगीं। जलजला, लेकिन जलजला क्यों? हम सब तो उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। हम सब। कई आवाजों के बदन से खौफ के बच्चे जन्म लेने लगे। जलजला, उसकी आवाज पहले की तरह लरजती रही। तुम महसूस नहीं कर रहे, पूरी इमारत कांप रही है। जलजले ने इमारत की नींव तक को हिलाकर रख दिया है। ये झूठ है। इसकी बुनियादें हम हैं और हम सब नफरतों की दहलीजें पार करके अब एक हो चुके हैं। कई एक ने विरोध किया। जलजले की कुदालें लम्हा बुनियादों को खोखला कर रही हैं। वह सुनी अनसुनी करके कहता रहा, लेकिन तुम महसूस नहीं कर रहे। तुम महसूस नहीं करते। तुम हमेशा की तरह इस बार भी महसूस नहीं करोगे। बूढ़ा फौजी हंसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हौले हौले उसके फिक्रजदा चेहरे पर कहकहों का टिड्डी दल टूट पड़ा। सुनो, उसने कहकहों के कच्चे घरौंदों पर अपनी सोच का पत्थर फेंका। अभी कुछ देर में यह इमारत जब रेत के घरौंदे की तरह पश्चिम से चलने वाली हवा के कंधों पर जर्रा जर्रा होकर बिखर जाएगी और हम सब जो हमेशा खुशफहमियों की जमीन पर भविष्य की फसलें बोने के आदी हो चुके हैं, किसी जंगली सड़क की तरह उस तेज अक्कड़ की जद में आकर अपना वजूद खो देंगे। और फिर कौन जाने कब किसे इसकी जरूरत महसूस हो। लेकिन मैं तो सुलह का समझौता कर चुका हूं। मैं भी, हम सब भी। हम सब। वह विष भरी हंसी हंसा। हम सब क्या है? हम सब कौन है? पुतलियां। सिर्फ पुतलियां। लेकिन रस्सी कौन हिला रहा है? उसकी आवाज कमजोर हो गई थी। कौन जाने इस ठिठुरा देने वाली सर्दी से बचने के लिए आग चुराने के जुर्म में हम कब तक अंधे कुएं में लटके रहेंगे। रस्सी हिलाने वाला यही चाहता है। लेकिन कब तक? आखिर कब तक? लेकिन वह बूढ़ा कहाँ है? उसने लोगों में बूढ़े की तलाश करते हुए कहा। कौन सा बूढ़ा? कौन सा बूढ़ा? हम सब अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सियाह चमकीले रेशों को खुरदुरी सफेदी की नजर कर चुके हैं। तुम किस एक की बात करते हो? वह जो हमारी तरह आग बोकर अनाज के पकने का इंतजार नहीं करता। उसने कहा था, इंजन पर कब्जा कर लो। देखो, देखो, इमारत फिर कांपने लगी। पूरी इमारत लट्टू की तरह घूमने लगी। वह भी लड़खड़ा गया। कुदालों की आवाजें लोगों को क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? वे उन खुफिया हाथों को क्यों नहीं देख रहे हैं जो उनकी ख्वाहिशों के बाग में चहचहाती फाख्ताओं को कत्ल कर रहे हैं? उसने सोचा और उसी लम्हे उसके कानों में बूढ़े वक्ता की आवाज गूंजने लगी। तुम किधर जा रहे हो? बूढ़े वक्ता ने मुरझाई हुई पलकों वाले जर्द चेहरों को घूरते हुए एक एक आंख की दहलीज पार करनी चाहिए। तुम किस गाड़ी में सवार हो? बूढ़े वक्ता की गोल गोल तेज आंखें मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के लिए सवाल बनी, उनके दिलों तक उतरती चली जा रही थीं। गाड़ी किस दिशा को जा रही है? बूढ़ा वक्ता लफ्जों की झोली से एक एक लफ्ज हैरान लोगों की तरफ उछालता जा रहा था। गाड़ी का इंजन कौन चला रहा है? लोगों ने एक दूसरे को देखा। फिर सबने नहीं में सिर हिलाया व तमाम नजरों का बोझ एक दूसरे को लौटाते हुए वे बूढ़े वक्ता की तरफ उन्मुख हुए। और बूढ़े वक्ता ने सवालों की बर्छियां मेज के गिर्द बैठे हुए लोगों के जेहनों में चुभोते हुए गहरी सांस ली। उसने जेब से रूमाल निकाला, ऐनक के मोटे मोटे शीशों को साफ किया, एक एक आंख की बरौनी में लिपटी हुई जिज्ञासा को टटोलते हुए बात शुरू की। तुम जहां भी जाना चाहते हो, उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंजन तुम्हारे कब्जे में न हो। बूढ़े की आवाज लर्ज गई।
तुम उस वक्त तक अपनी पसंद की मंजिल की तरफ सफर नहीं कर सकते जब तक इंजन पर तुम्हारा कब्जा न हो। उसकी आवाज पल पल स्याह होती शाम की तरह डूबी जा रही थी, और जब वह माथे पर जमे पसीने के कतरे साफ कर रहा था, प्रशंसा के लातादाद कंकड़ उसके बदन से टकरा टकरा कर चारों ओर बिखरते चले जा रहे थे। बूढ़े ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, तुम अपनी दुनिया को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बनाना चाहते हो तो इंजन पर कब्जा कर लिया। एक कपकपाती आवाज आई। किसने? एक साथ कई आवाजें उभरी। उसने, जो उसका बनाया हुआ रक्षक था। मेरी आशंकाएं सही निकलीं। अफसोस, सबकी कोशिशें बेकार गईं। रस्सी एक बार फिर हिल गई। अफसोस, सबने खौफ की कलम से भविष्य के कागज पर संदेहों के दायरे खींचे और स्तब्ध खड़े अपनी अपनी जात के अंधेरे कुएं में उतरने लगे। पुराने अहदनामे ने, जिसके लफ्स लफ्स में गुजरी घटनाओं की तस्वीर बीतते लम्हों का मजाक उड़ा रही थी, उन लोगों के पांव फर्श से उखाड़ दिए थे जो नई जिंदगी के नए अहदनामे के नवीनीकरण के लिए जश्न मनाने जमा हुए थे। अब उनकी लरजती टांगों ने उनके जिस्मों के बोझे उठाने से इनकार कर दिया। बूढ़े फौजी ने अपने दोनों हाथों को सीने पर इस तरह जमा लिया था जैसे वह खुद को टूटने बिखरने से बचा रहा हो। उसने पलटन मैदान में जनरल के उतरते हुए रैंक और झुके हुए झंडे को टीवी की आंख से देखते हुए कहा, अफसोस, अब हमें तजुर्बों के खौफनाक प्रेत भी नाकाम अमल दोहराने से नहीं रोक सकते कि हम जो अपनी ही जमीन को बार बार फतह करने के आदी हो चुके हैं, उत्तरी ध्रुव के सफेद भेड़ियों की तरह आंख झपकने के किसी मौके को खाली नहीं जाने देना चाहते। कभी नहीं, कभी नहीं। कमजोर सी आवाज कमरे में गूंजी और लोगों ने देखा, एलियूस अपने बदन में खुशहाली की आग रोशन करने के जुर्म में प्रोमेथियस की जगह उल्टा लटका अपने होने की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।